तो वी विल कंटिन्यू विद वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। हमने कल देखा था वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद अल्टीट्यूड। मतलब जैसे तुम अर्थ के सरफेस के ऊपर जाते हो तो जी की वैल्यू चेंज होती है। हमने देखा था वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद डेप्थ। जैसे हम लोग अर्थ के सरफेस के अंदर जाते हैं तो भी वैल्यू ऑफ जी चेंज होती है। जस्ट फॉर अ क्विक रिवीजन, विल वेरी क्विकली सी व्हाट वर द फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला के बेस पे अगला टॉपिक है। तो अगर आपको याद होगा, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद अल्टीट्यूड मतलब विद हाइट, वो था जी एच इक्वल टू जी आर अपॉन आर प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब यूज होता है? जब हाइट ज्यादा हो। हाइट ज्यादा मतलब हाइट की वैल्यू 320 किलोमीटर के ऊपर हो, मतलब आर बाय 20 से बड़ा। और वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद हाइट, इसका और एक फॉर्मूला था जी 1 - 2h/r। ये कब होता है? जब हाइट की वैल्यू कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ बहुत छोटा हो। कितना छोटा हो? तो आर बाय 20 से कम, राइट। और अगर एग्जैक्टली हाइट आर बाय 20 है तो तुम दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, वैल्यू आपको सेम मिलती है, लगभग सेम मिलती है। फिर हमने देखा था वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद डेप्थ। ये होता है जी 1 - d/r। करेक्ट। तो पहले तो ये दोनों फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर ये दोनों फॉर्मूला पता है तो अभी अगला एक सब टॉपिक है, थोड़ा टॉपिक है, जिसमें लिखा हुआ है स्पेशल केस कंपैरिजन बिटवीन जी एट डेप्थ एंड जी एट अल्टीट्यूड। तो नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन कंपैरिजन बिटवीन जी एट डेप्थ एंड जी एट अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मतलब हाइट। हमको बेसिकली जी की वैल्यू को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है विथ डेप्थ एंड विथ हाइट। तो सबसे पहले मुझे ये समझना है, आप लोगों से समझ के लेना है। इसको मैं जी डैश बोलता हूँ। जी डैश मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कहाँ पे? या तो डेप्थ पे। डेप्थ पे हमने कैसे डिनोट किया था इसको? जी डी। हाइट पे कैसे डिनोट किया था? जी एच। अब दोनों को मिला के मैं जी डैश बोल रहा हूँ, करेक्ट। हम और के सरफेस से ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू क्या होती है? कम। अंदर जाते हैं तो क्या होती है? तो मैक्सिमम कहाँ होती है? और के सरफेस पे। और के सरफेस पे मतलब स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, है ना। स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर अर्थ की सरफेस पे। अगर मैं अर्थ के सरफेस से ऊपर जाऊं तो स्मॉल आर इज कैपिटल आर प्लस, क्योंकि उस केस में आर प्लस एच होगा, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट होगा। क्लियर है यहां तक? अगर हम अर्थ के सरफेस के नीचे जाते हैं, अर्थ के सरफेस के नीचे जाते हैं तो उस केस में, अर्थ के सरफेस के नीचे आते हैं तो उस केस में स्मॉल आर क्या आएगा? आर माइनस डी, क्योंकि ये डेप्थ होगा ना डी। और ये टोटल टोटल डिस्टेंस कितना था? कैपिटल आर। कितना था ये? कैपिटल आर। तो क्या लिखेंगे? आर माइनस डी। करेक्ट। हम लोग प्लॉट करने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू विथ आर। और ये आर क्या है? ये आर है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो तुम अगर अगर तुम अर्थ के सरफेस के नीचे हो तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या है? आर माइनस डी मतलब लेस देन कैपिटल आर। ऐसा ही है ना उसका मतलब। और अगर तुम अर्थ के सरफेस पे हो तो आर की वैल्यू क्या है? कैपिटल आर है। अगर तुम अर्थ के सरफेस के ऊपर हो, ग्रेटर देन आर। वेरी गुड। इन तीन केसेस में से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ पे? आर इक्वल टू आर। तो सबसे पहला काम क्या करना, वो जो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर है वो यहाँ पे दिखा देना, जैसे स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। मतलब ये अर्थ के सरफेस पे है और ये वैल्यू तुमको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम हुई, कम,
तो कहाँ पे हो तुम? अर्थ के अंदर, मतलब ये जो साइड है क्या है? इनसाइड है, इनसाइड द अर्थ, ऐसा ही है ना? अगर स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम हुई तो तुम कहाँ हो? डेप्थ में, मतलब इनसाइड द अर्थ। और अगर स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से ज्यादा हुई, आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बेसिकली अल्टीट्यूड और ये डेप्थ, तो तुम इसको डेप्थ भी बोल सकते हो और तुम इसको अल्टीट्यूड भी बोल सकते हो। हमको सिर्फ ग्राफ प्लॉट करना है। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए तुमको थोड़ा सा मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए। देखो ऐसा है, इफ यू रिमेम्बर, और वहां पे लिखा भी मैंने नोट्स में, नोट्स में तो लिखा, इट कैन बी सीन दैट द वैल्यू ऑफ एक्सटेंडेड टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विथ, दो पॉइंट है नीचे, डिक्रीज विथ, लिखा है ना सर, वो ग्राफ के नीचे लिखा हुआ है। Thus, the value of acceleration to gravity is maximum at the surface. The value goes on decreasing with increasing increase in depth below the surface and increase in altitude above the surface. बराबर? Then, what is the value? What is the formula for variation in the value of g with depth? क्या था? GD equal to G1 minus D by R. मैंने क्या बोला? GD को मैं अभी क्या डिनोट करूंगा? G डैश, सही है। और ये जो 1 - d/r है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? r - d/r लिख सकते हैं क्या ऐसा? यस, लिख सकते हैं। लेकिन ये r - d को तुम क्या बोल रहे हो? स्मॉल आर। तो जी डैश क्या आ गया? जी स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, बराबर। जी मतलब 9.8, मतलब कांस्टेंट। ये जो जी की वैल्यू है सरफेस पे कितनी होती है? 9.8। 9.8 तुम वैल्यू बता रहे हो, मतलब कांस्टेंट है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एट द सिंगल फॉर? 9.8, मतलब क्या है? कांस्टेंट है। रेडियस ऑफ अर्थ क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट है, बराबर। एक बात बताओ, अगर हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और अगर वो ग्राफ ऐसा आता है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बराबर है। लेकिन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी होता है y इंटरसेप्ट। और अगर ये लाइन ओरिजिन से पास हो तो c की वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो y इक्वल टू क्या होगा? एम एक्स। एम क्या होता है? स्लोप। स्लोप होता है कि नहीं? और स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट, करेक्ट। आपने यहाँ क्या प्लॉट किया? क्या प्लॉट किया? जी डैश। तो y की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? जी डैश। एक्स की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? आर। सही है। तो तुमको दिख रहा है क्या? व्हाट इज जी डैश? वाई। व्हाट इज आर? एक्स। ये क्या है? कांस्टेंट है। तो ये कौन सा फॉर्म है? वाई इक्वल टू एम एक्स। तो अर्थ के सरफेस के नीचे, मतलब डेप्थ में, जी का वेरिएशन आर के साथ कैसा दिखना चाहिए? ये y इक्वल टू एम एक्स किसका इक्वेशन था? स्ट्रेट लाइन का। और हमारा जो जी डैश और आर का ग्राफ है, वो भी कैसा इक्वेशन है? y इक्वल टू एम एक्स। तो अर्थ के सरफेस के नीचे जी डैश और आर का ग्राफ कैसा दिखना चाहिए? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये आ गया इनसाइड अर्थ, अर्थ के नीचे। तो वेरीफाई भी कर सकते हो आप, जी की वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ थी? सरफेस पे, मतलब आर इक्वल टू आर पे कितनी थी? 9.8। हम जैसे 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 हम लोग और के अंदर जाएंगे, तो वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम। तो कम हो रही है ना? लेकिन कम कैसे हो रही है? लीनियरली। ऐसा लीनियरली क्यों? क्योंकि ग्राफ पैसा है। हमको जो इक्वेशन मिला, जी डैश इक्वल टू जी बाई आर इंटू स्मॉल आर, ये कैसा इक्वेशन है? ये है वाई इक्वल टू एम एक्स जैसा इक्वेशन। क्लियर?
अभी क्या बचा फिर, आउटसाइड का पार्ट, अल्टीट्यूड का पार्ट। अब अल्टीट्यूड का पार्ट कैसे करोगे फिर? व्हाट वाज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ जी विथ अल्टीट्यूड? क्या था? जी एच, क्या था? जी एच इक्वल टू जी, क्या लिखा था तुमने यहाँ पे, आर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। लेकिन ये आर प्लस एच मतलब कौन है? स्मॉल आर है। तो मैं जी एच, जी एच, पहली बात तो मैं जी एच को जी एच लिखूंगा नहीं, मैं क्या लिखूंगा, जी डैश। तो जी डैश इक्वल टू क्या आएगा, जी आर अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। तो जी डैश क्या आएगा, जी, जी आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। जी क्या है, कांस्टेंट है, आर क्या है, कांस्टेंट है, तो ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है। वेरी गुड। तो जी डैश इक्वल टू सम कांस्टेंट अपॉन क्या आ गया, आर स्क्वायर। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, जी डैश इक्वल टू कांस्टेंट इनटू आर रेज टू माइनस टू, लिख सकते हैं क्या ऐसा? लिख सकते हैं ना? आपको पता है ये वाई एक्सिस है और कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, सम कांस्टेंट, इसको तो एम भी बोल सकते हो। और आर रेज टू माइनस टू, एक्स रेज टू माइनस टू। तुमको पता है क्या वाई इक्वल टू एक्स रेज टू माइनस टू का ग्राफ दिखता कैसे, पता है आपको? नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। वो ग्राफ ऐसा दिखता है। तो ये ग्राफ क्या है, y इक्वल टू एक्स रेज टू माइनस टू, मतलब जी डैश इक्वल टू आर रेज टू माइनस टू। तो देखो है क्या आपके बुक में ग्राफ है ना? तो ये हो गया कंपैरिजन ऑफ जी एट डेप्थ एंड जी एट अल्टीट्यूड। गुड। मैं वापस एक बार बता देता हूँ, ग्राफ बहुत इजी है। हमको बेसिकली करना क्या है, हमने कल जो दो टॉपिक कवर किए थे उसमें हमने चेक किया था कि जी की वैल्यू डेप्थ में क्या हो रही है, कम हो रही है, हाइट पे क्या हो रही है, कम हो रही है। तो मैक्सिमम कहाँ पे है, सरफेस। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सरफेस के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये सरफेस पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और सरफेस पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है वो पता है, 9.8। तो ये 9.8 वैल्यू आएगी। तो अगर स्मॉल आर की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ से कम है, मतलब आप और के अंदर हो, मतलब कहाँ पे हो, डेप्थ पे। अगर स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से बड़ी है, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ से बड़ी है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, कहाँ पे है, हाइट पे है, मतलब कहाँ पे है, अल्टीट्यूड पे है, अल्टीट्यूड पे है। बराबर, यहाँ तक क्लियर है, पक्का? अब हमको देखना था कि ये तो पता लग गया हमको कि जैसे हम डेप्थ पे जाएंगे तो जी की वैल्यू कम होगी, जैसे हम हाइट पे जाएंगे तो भी जी की वैल्यू कम होगी। लेकिन अगर मैं ऐसा ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो ग्राफ कैसे दिखेगा? तो ग्राफ कैसा दिखेगा उसके लिए आपको इक्वेशन पता होने चाहिए। एट डेप्थ, at depth we know that gd equal to g 1 minus d by r। सिर्फ gd को मैं बोल रहा हूँ g डैश, सिर्फ नाम चेंज कर दिया मैंने। अब नाम क्यों चेंज किया, क्योंकि प्रॉब्लम है कि मैं एक ही ग्राफ पे दोनों प्लॉट कर रहा हूँ, डेप्थ का भी और हाइट का। तो दोनों को मुझे कॉमन नाम देना है, मैंने क्या बोल दिया, जी डैश। तो जी डैश की वैल्यू जी है, कहाँ पे जी है, आर इक्वल टू स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पे। मैंने इसी को लिख लिया जी आर माइनस डी बाय आर। लेकिन ये जो आर माइनस डी है ना, इसको हम स्मॉल आर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इसको, स्मॉल आर। और तुमने ग्राफ में क्या क्या प्लॉट किया, जी डैश कहाँ प्लॉट किया, कहाँ प्लॉट किया, वाई एक्सिस पे। और क्या प्लॉट किया, आर कहाँ प्लॉट किया, एक्स। तो y इक्वल टू सम कांस्टेंट, ये कांस्टेंट क्या होता है, स्लोप। तो y इक्वल टू एम एक्स। ये ग्राफ कैसा दिखता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये ऐसा है। आगे, और ये क्वेश्चन सीईटी जेई नीट तीनों में आया है, ग्राफिकल क्वेश्चन। ओके, बराबर। ये हो गया डेप्थ का। अभी क्या रह गया, अल्टीट्यूड। तो एट अल्टीट्यूड मतलब एट हाइट और के सरफेस के ऊपर, और के सरफेस के ऊपर क्या था फॉर्मूला, जी एच इक्वल टू जी आर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर।
ये जो जी एच है इसको हम जी डैश से डिनोट करें तो जी डैश क्या हो गया, जी आर अपॉन आर प्लस एच मतलब स्मॉल आर, तो जी डैश इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन जो जी आर स्क्वायर है क्या है, कांस्टेंट है, राइट, बट जी आर स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसके लिए तुम बोल सकते हो जी डैश इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन आर स्क्वायर, देयरफॉर जी डैश इक्वल टू कांस्टेंट इनटू आर रेज टू -2। तो ये हो गया आपका y इक्वल टू कांस्टेंट इनटू x रेज टू -2। ये जो x रेज टू -1 -2 -3 वाले ग्राफ होते हैं ना, वो डिकेइंग ग्राफ होते हैं, मतलब ऐसे ग्राफ दिखते हैं। हो गया डन। तो अब तक हमने देखा कि g की वैल्यू और के सरफेस से नीचे भी कम हो रही है और के सरफेस के ऊपर भी कम हो रही है। अब हमको देखना है कि ये जो g की वैल्यू है ये अर्थ के सरफेस पे सेम रहती है कि अर्थ के सरफेस पे भी चेंज होती है, बराबर। तो हम अर्थ के सरफेस से नीचे गए, डेप्थ में गए, तो g की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। अर्थ के सरफेस से ऊपर ऑब्जेक्ट को लेके गए तो g की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। अगर मैं अर्थ पे ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा हूं तो विल द वैल्यू ऑफ g चेंज और इट रिमेन सेम, ये चेक करना है। तो जो अगला टॉपिक है दैट इज वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g विद लैटिट्यूड। वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g इन द वैल्यू ऑफ g विथ लैटिट्यूड। अल्टीट्यूड मतलब हाइट होता है, लैटिट्यूड मतलब हाइट नहीं होता। व्हाट आर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, बताइए, बताइए क्या होता है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या होता है? इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी सर्कल्स बेटर। हाँ वो तो आधा ही बताया ना आपने, पूरा कंप्लीट करो। चलो कोई बात नहीं, नहीं पता कोई बात, हम बेसिक्स भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक बात बताओ, अगर मेरे पास इस बोर्ड पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट है P, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट? व्हाट इज द एड्रेस ऑफ दिस पॉइंट? क्वेश्चन ही गलत है। क्यों? क्योंकि लोकेशन हमको हमेशा एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से पता लगता है ना, तो पहले तो ये पूछना चाहिए था कि लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट कहाँ से। तो हमने सबसे पहले एक ओरिजिन सेट करना पड़ता है। कोई भी पॉइंट का लोकेशन एक पर्टिकुलर जगह से मेजर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिंपल सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। आप थोड़ा बहुत तो ट्रैवलिंग किया ही होगा। आप जब सिटी में आते हो वापस, तो हमारे सिटी का नाम लिखा होता है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, जो भी देखा है ना ऐसा माइलस्टोन। तो ये बताओ, ये लिखा है कि ये सिटी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, कहाँ से? सिटी में कहाँ से? तुम्हारे घर से, मेरे घर से, इस क्लास से, कॉलेज से, कहाँ से? पोस्ट ऑफिस से, राइट। तो इसका मतलब हम लोग जब सिटी टू सिटी डिस्टेंस मेजर करते हैं ना, तो ओरिजिन पोस्ट ऑफिस पे सेट होता है। तो जब मैंने पूछा था कि ये पॉइंट का लोकेशन बताओ, तो पहले पूछना चाहिए था कहाँ से, तो एक किसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि चलो यहाँ तक आ गए, इस पॉइंट तक पहुंचना है, तो पहले मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गया, इसको बोल दिया एक्स। फिर मैं कहाँ गया, वर्टिकल डायरेक्शन में गया, इसको बोल दिया वाई। फिर हमने लिख दिया पी एक्स कॉमा वाई। इसी पॉइंट का डिस्टेंस या पोजीशन किसी और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से अलग होगा। अगर मैं नया सिस्टम लेता हूँ ना, एक्स डैश वाई डैश,
तो इसी P पॉइंट का आएगा x डैश कॉमा y। तो अगर आपको एक पेपर पे, एक प्लेन पे, एक बोर्ड पे किसी पॉइंट का लोकेशन बताना हो, तो हम लोग कौन सा सिस्टम यूज करते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेकिन क्या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी एक सिस्टम है? नहीं, पोलार सिस्टम भी है। अब पोलार सिस्टम क्यों यूज होता है और कहाँ यूज होता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। सपोज अगर ये जो पॉइंट है, अगर ये पॉइंट एक सर्कल पे होता, अगर ये पॉइंट एक सर्कल पे होता, तो हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की जगह पे पोलार सिस्टम यूज करते। उसका रीजन है, बताता हूँ रीजन क्या है। मैं दोनों सिस्टम आपको एक साथ बताता हूँ। सपोज अगर मैं इस पी पॉइंट का पोजीशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मेजर करो, तो मैं क्या लिखूंगा? एक्स कॉमा वाई। मतलब मुझे अगर इस पॉइंट का लोकेशन बताना है, तो मुझे कम से कम दो नंबर की जरूरत है, एक एक्स और एक वाई। लेकिन इमेजिन, सपोज मैंने सिस्टम ही चेंज कर दिया, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये कहाँ पे? सरकमफेरेंस पे। ये पॉइंट कहीं पे भी होता, कहीं पे भी होता, यहाँ पे भी हो सकता, यहाँ पे भी हो सकता था। सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा? आर, हमेशा आर। वेरी गुड, तो ये डिस्टेंस तो फिक्स हो गया। तो मुझे अगर इस पॉइंट को लोकेट करना है, तो सिर्फ चेंज क्या होगा पता है? एंगल। मतलब पहले जब तुम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे थे, तो तुमको पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए दो नंबर की जरूरत पड़ रही थी। अगर ये पॉइंट सर्कल पे आ गया, तो तुमको एक ही नंबर की जरूरत है, दैट इज एंगल। क्योंकि आर तो कांस्टेंट है ना। अगर ये पॉइंट यहाँ पे होगा, तो मैं एंगल की वैल्यू क्या बोलूंगा? 0। अगर ये यहाँ पे होगा तो क्या बोलूंगा? 90। यहाँ होगा तो 180। वेरी गुड। तो इस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग पोलर सिस्टम, और लिखते हैं आर थीटा में, रेडियन थीटा। एक्स फाइनल में लिखते हैं, किस लिखते हैं? आर थीटा। इसमें से आर कांस्टेंट है। लेकिन अगर मैं एक्स में बोलूं, ये पॉइंट जैसे मैंने शिफ्ट किया, ये पॉइंट मैं जैसे ही शिफ्ट करता हूँ, एक्स और वाई दोनों चेंज होता है, लेकिन आर और थीटा में से सिर्फ थीटा चेंज होता है। तो कभी भी अगर एक पॉइंट सर्कल पे हो, तो कौन सा सिस्टम ज्यादा आसान है? पोलार। अब पोलार में और एक टाइप होता है, स्फेरिकल पोलार। ये पॉइंट सर्कल पे था, तो हमने पोलार बोला। अगर कोई पॉइंट स्फीयर पे हो, मैं इस टॉपिक पे ही आ रहा हूँ, मैं आपको यहाँ वहां नहीं भटका रहा हूँ, मैं इधर ही आ रहा हूँ वापस। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा बेसिक्स पता होना चाहिए, तब अच्छा अच्छे से समझेगा। और सपोज मेरे पास एक स्पीयर है, स्पीयर, और मुझे अगर इस स्पीयर पे किसी पॉइंट का लोकेशन बताना है, और ये स्पीयर थ्री डायमेंशनल है, क्योंकि सर्कल 2D होता है, तो दो कोऑर्डिनेट लगते हैं। लेकिन स्पीयर क्या है? 3D है, तो कितने कोऑर्डिनेट लगेंगे? 3। अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज करता, तो मैं क्या लिखता? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। 3 कोऑर्डिनेट लग जाते अगर हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते तो। फिर क्या हम इससे कुछ और सिंपल नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हमको पता है अर्थ इज अ स्फीयर, तो मुझे अगर अर्थ पे किसी पॉइंट का लोकेशन बताना है, तो मैं 3 की जगह पे 2 कोऑर्डिनेट यूज कर सकता हूँ। और जब आप लोकेशन शेयर करते हो ना किसी के साथ, तुम यही कर रहे हो, तुम दो ही कोऑर्डिनेट बता रहे हो। मैं तुमको अभी लाइव एग्जांपल देता हूँ, अभी लाइव चालू क्लास में। हमारा जो सिटी है, उसका सिर्फ यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ। ओके, ठीक है। अब वेट वेट, यहाँ पे ना विकिपीडिया में, इसका लोकेशन तुम देखोगे ना, तुमको समझ में आएगा। ये आ गया विकिपीडिया पेज। खुल जा सिम खुल गया। ओके, आएगा आएगा, डोंट वरी, आएगा आएगा आएगा। यह दिया ही होता है, यहाँ पे होता ही है, होना ही चाहिए। नहीं होगा तो हम लोग अलग से सर्च कर लेंगे। ये देखो 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 क्या लिखा हुआ है, लोकेटेड एट 20.9 डिग्री नॉर्थ, 74.78 डिग्री ईस्ट। दो कोऑर्डिनेट है ना। तो वैसे बताया गया लोकेटेड एट 6378 किलोमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। बोला क्या?
नहीं नहीं बोला ना, क्योंकि वो तो तुम कहीं पे भी हो, तुम इस सिटी में हो, तुम किसी कंट्री में हो, वो डिस्टेंस तो नॉर्मली सेम रहेगा सेंटर से। तो सरफेस पे जीते हो ना, हम लोग सरफेस पे रहते हैं ना, कि हवा में उड़ते हैं या पानी के अंदर जाते हैं? नहीं ना। तो रेडियस तो क्या है, कांस्टेंट। तो अगर मुझे अर्थ के स्फीयर पे, अर्थ के सरफेस पे किसी पॉइंट का लोकेशन बताना है, तो हम दो कोऑर्डिनेट यूज करते हैं। एक को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, एक को बोलते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड होता है इक्वेटर से कितना ऊपर या कितना नीचे, मतलब नॉर्थ की साउथ। इक्वेटर, ये इक्वेटर है। इक्वेटर सर्कल होता है, बाय द वे मैंने आधा ही सर्कल ड्रॉ किया। तो एक ग्रेट सर्कल होता है। क्यों ग्रेट सर्कल? क्योंकि इक्वेटर का सर्कल सबसे बड़ा सर्कल होता है। इसके अलावा मैं जो भी सर्कल ड्रॉ करूंगा वो छोटे सर्कल होंगे। छोटे होंगे कि नहीं? जैसे जैसे पोल की तरफ जाऊंगा तो क्या हो रहा है, सर्कल छोटा हो रहा है कि नहीं? हाँ। तो इक्वेटर से कितना ऊपर या इक्वेटर से कितना नीचे, ये बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं लैटिट्यूड। हम एज अ कंट्री इंडिया इक्वेटर के ऊपर आता है कि नीचे आता है? ऊपर, मतलब कहाँ पे आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो हमारे कंट्री में कोई भी सिटी हो, वहां पे नॉर्थ लिख के आएगा, था क्या, 20.9 डिग्री नॉर्थ। और अगर आपको याद होगा, यहाँ पे एक लाइन होती है, लाइन, पता है क्या बोलते हैं इसको? ग्रीनविच, सुना है? मेरिडियन। उसके ईस्ट में या उसके वेस्ट में, उसके ईस्ट में जितने भी देश है उसको ईस्टर्न कंट्रीज बोलते हैं, उसके वेस्ट में जितने भी देश है उसको वेस्टर्न कंट्रीज बोलते हैं। तो हम लोग ईस्ट में आते हैं। तो देखा तुमने 74.78 डिग्री ईस्ट का, वो होता है लॉन्गिट्यूड। क्या होता है वो? लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड, longitude they are vertical circles, they are vertical circles, and latitude they are horizontal circles। और जो भी वेस्ट में, वो वेस्टर्न कंट्रीज है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, कनाडा हो गया, उसके लिए पता है क्या मिलेगा आपको? नॉर्थ वेस्ट। हमारे लिए क्या है? नॉर्थ ईस्ट। वेरी गुड। तो याद रखो, कमिंग टू द पॉइंट अगेन, तो लैटिट्यूड मतलब क्या? लैटिट्यूड मतलब इक्वेटर से कितना एंगल पे वो पोजीशन, वो पॉइंट है, उसको बोलते हैं लैटिट्यूड। कम अब हमको क्या देखना है, फिर हमको देखना है कि जी की वैल्यू कैसे चेंज होगी विद लैटिट्यूड। मतलब मैं इक्वेटर से ऊपर जाऊं या इक्वेटर से नीचे आऊं, तो हाउ द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस। सबसे पहले याद रखना, लैटिट्यूड तुम हमेशा इक्वेटर से मेजर करते हो। कहां से मेजर करते हो? कहां से मेजर करते हो? कहां से मेजर करते हो? हाँ, ये दिमाग में फिट कर लो, एकदम फिट। वी ऑलवेज मेजर लैटिट्यूड फ्रॉम वेयर? फ्रॉम वेयर? इक्वेटर। वेरी गुड। तो अगर मेरे पास एक पॉइंट इधर है, इधर यहाँ पे है, व्हाट इज द लैटिट्यूड ऑफ दिस पॉइंट? व्हाट इज द एंगल ऑफ एक्स एक्सिस विथ एक्स एक्सिस? व्हाट इज द एंगल ऑफ अ पॉइंट ऑन इक्वेटर विथ इक्वेटर? तो क्या एंगल आएगा? लैटिट्यूड क्या आएगा? जीरो। और अगर एक पॉइंट यहाँ होता तो 90। तो भी याद रखना, तो जो पोल्स होते हैं ना, नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, उसका लैटिट्यूड कितना होगा? कितना होगा? 90। बराबर। इक्वेटर पे कोई भी पॉइंट उसका कितना होगा? जीरो। हम लोग इक्वेटर पे है क्या? नहीं। हम लोग नॉर्थ पोल पे है क्या? नहीं। हम लोग कहाँ पे है? बीच में। तो हमारे लिए लैटिट्यूड की वैल्यू 0 से 90 के बीच में निकली, कितनी आई थी? 20.9 डिग्री। हाँ, आया समझ में? तो ऐसा लोकेशन होता है। अब नाउ कमिंग टू द पॉइंट, हमको देखना है कि जी की वैल्यू लैटिट्यूड के साथ कैसे चेंज होती है। मतलब जैसे जैसे मैं अर्थ की सरफेस पे मूव करता हूँ, मैं जैसे जैसे अर्थ की सरफेस पे इक्वेटर से पोल की तरफ जाता हूँ या पोल से इक्वेटर की तरफ आता हूँ, तो हाउ डज द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस, ये देखना है। तो सपोज मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है, तुम खुद का भी मान सकते हो कि यू योर सेल्फ। तो तुम यहाँ पे बैठे हो, तुम्हारा मास एम है, तुम अर्थ की सरफेस पे हो, तुम्हारा मास एम है। तो तुम जब अर्थ की सरफेस पे हो, या ये ऑब्जेक्ट जब अर्थ की सरफेस पे है, इस पे कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है?
ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब वेट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। मतलब यहाँ पे क्या, वहां पे, तो टूवर्ड्स द सेंटर। वेरी गुड। वर्टिकल डाउनवर्ड्स मतलब टूवर्ड्स द सेंटर होता है। वेरी गुड, इंपॉर्टेंट है ये। आई एम नॉट जस्ट सेइंग ऑल दिस टू वेस्ट योर टाइम और माइंड, ये एमजी है। बराबर। आपको याद है मैंने बताया था कि जब भी एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में हो तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होता है ना? तो तुम एज अ ऑब्जेक्ट या ये मास एज अ ऑब्जेक्ट रेस्ट में है क्या? सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल एक ही बात है। सेंट्रीपिटल इज टुवर्ड सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल इज अवे। मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। आपको पता है जब आप वॉशिंग मशीन का ड्रायर चलाते हो ना, तो क्या होता है पता है? उसका साइंटिफिक नाम पता है आपको? सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूज क्यों बोलते हैं? जब तुम गीले कपड़े डालते हो, स्पिन्स, स्पिन मतलब उस पर एक आउटवर्ड फोर्स लगता है। तो आउटवर्ड फोर्स लगता है मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल इनवर्ट होता है, सेंट्रीफ्यूगल आउटवर्ड्स होता है ना? तो कपड़े अगर आप देखोगे तो वो ड्रायर को चिपक जाते हैं सिलेंडर को, और पानी बाहर जाता है क्योंकि छोटे छोटे होल्स होते हैं। बहुत बड़ा होल कर दो तो कपड़े भी बाहर चले जाएंगे। तो कमिंग टू द पॉइंट हियर, अगर एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के सरफेस पे एक थीटा लैटिट्यूड पे है, इस पे कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं? सिर्फ वेट तो नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है। क्यों? क्योंकि अर्थ रोटेट हो रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट है ना, हम खुद भी रोटेट हो रहे हैं, हमको समझ में नहीं आता लेकिन हम रोटेट हो रहे हैं, क्योंकि ये अर्थ की रोटेशन की वजह से ये भी रोटेट होगा। रोटेट होगा मतलब क्या होगा? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर। मतलब इस मास एम पे वेट के साथ साथ और एक फोर्स एक्ट हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसका मतलब जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे होगा उसमें दो फोर्सेस एक्ट करने वाले हैं। कौन से दो? एक वेट mg और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है तक? इसका मतलब ये दो वेक्टर सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। आपको याद है कि जब दो वेक्टर्स सेम पॉइंट से स्टार्ट हो, if two vectors start from the same point, where is the resultant? Where is the resultant? Diagonally. पैरेललोग्राम याद है क्या? पैरेललोग्राम लॉ याद है? हाँ, भूल गए क्या? यस। तो ऐसा भूल के चलता नहीं है, वो डायगोनल होता है। तो ये रिजल्टेंट फोर्स है, इसको मैं बोल देता हूँ एम जी थीटा। तो द रिजल्टेंट फोर्स इज अलोंग द डायगोनल, ये आ गया एम जी थीटा। और ये जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है, इसका रेडियस है स्मॉल आर। क्या है इसका रेडियस? स्मॉल आर। क्या है इसका रेडियस? स्मॉल आर। क्या है इसका रेडियस? और ये जो कैपिटल आर है ये क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। तो रेडियस ऑफ अर्थ को रेडियस ऑफ सर्कल से कंफ्यूज मत करना। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना है? थीटा है। क्यों? 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 अल्टरनेट एंगल्स। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। मतलब इन दो फोर्सेस में एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। आपको याद है अगर मेरे पास दो फोर्सेस हो ए और बी, दो वेक्टर्स हो ए और बी, और अगर ए और बी वेक्टर्स में एंगल थीटा हो, तो व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हमारे पास दो फोर्सेस थे, एक था वेट, एक था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उन दोनों का रिजल्टेंट कौन आया? एम जी थीटा। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? अंडर रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर, फर्स्ट वेक्टर कौन है? एम जी, प्लस सेकेंड वेक्टर स्क्वायर कौन है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, प्लस क्या करते हो? टू। टू क्या? हाँ, टू क्या? टू, टू इंटू फर्स्ट फोर्स, दैट इज एम जी इंटू सेकेंड फोर्स इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू। यहाँ पे एंगल बिटवीन द टू थीटा है कि 180 माइनस थीटा है?
180 माइनस थीटा, करेक्ट, बराबर, पक्का पक्का, श्योर श्योर, वेरी गुड। बट इफ यू रिमेंबर, याद होना चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स हो, वो होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम बी स्क्वायर बाय आर, एम बी ओमेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, तीनों सेम। नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, इफ यू डोंट रिमेम्बर दैट इज ओके, तुमको ये याद आ रहा है, चलेगा। व्हाट इज बी? आर ओमेगा, वी इज आर ओमेगा, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, तो क्या हो गया, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, बराबर। ये मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। तो व्हाट इज एम जी थीटा इक्वल टू, क्या आ गया, एम जी स्क्वायर, मुझे पता है रूट है, मुझे पता है रूट है वहां पे। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? एम आर ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एम जी इंटू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब क्या, एम आर ओमेगा स्क्वायर, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस कॉस थीटा, और ये सारा रेस टू क्या आएगा, हाफ, है ना, रेस टू हाफ होगा ना, यस होगा, क्योंकि रेस टू हाफ क्यों लिखा आपने, क्यों लिखा रेस टू हाफ, अंडर रूट था, तो ये रेस टू क्या हो जाएगा, हाफ। व्हाट इज दिस ओमेगा हियर, तो ये ओमेगा क्या है, ये ओमेगा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, और एक बार पूछूं, ओमेगा क्या होता है, व्हाट इज ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, क्या होता है वो, एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओके, एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एक मिनट, ओके, बिकॉज ऑफ दिस, एक मिनट सिर्फ, सम प्रॉब्लम हियर, ओके, व्हाट इज ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर वेलोसिटी, बराबर। किसका एंगुलर वेलोसिटी, कौन रोटेट हो रहा है, अर्थ, तो किसका एंगुलर वेलोसिटी, अर्थ, या किसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अर्थ का। आपको अगर याद होगा, ओमेगा होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड, याद है, व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ अर्थ रोटेशन, 24 आवर, 24 आवर, 24 आवर, हर आवर में कितने मिनट्स, हर मिनट में कितने सेकंड, 60। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना, ये 86,400 होता है, तो 2 पाई अपॉन 86,400, मैं करके बता ही देता हूँ वैल्यू, क्योंकि वैल्यू काम में आने वाला है हमको। 2 पाई मतलब 6.28, 6.28 डिवाइडेड बाय 86,400, कितना आ गया, 7.2 इंटू 10⁻⁻5, 7.2 इंटू 10⁻⁻5, ये आ गया ओमेगा का वैल्यू, बराबर, सही है। अगर आप देखोगे हमारे पास दो टर्म है, एक टर्म में ओमेगा रेज टू 4 है और एक टर्म में ओमेगा का स्क्वायर है। ओमेगा रेज टू 4, ऑलरेडी ओमेगा क्या है, 7.2 इंटू 10⁻⁻5, करेक्ट। मैं अगर ओमेगा रेज टू 4 कर देता हूँ 4, तो कम से कम 10⁻⁻20 तो जाएगा ही जाएगा, और अगर मैं ओमेगा स्क्वायर करता हूँ तो कितना जाएगा, 10⁻⁻10, डिफरेंस कितना है, 10⁻10 का डिफरेंस है। तो जब मैं कंपेयर करूंगा, तो ये जो नंबर है, ये इसके कंपेरिजन में बहुत ही छोटा है। तो सिंस ओमेगा रेज टू 4 इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू ओमेगा रेज टू 2, तो ये जो ओमेगा रेज टू 4 का टर्म होता है, उसको क्या करते हो, नेग्लेक्ट करते हो। ओमेगा स्क्वायर के टर्म को नेग्लेक्ट नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि नेग्लेक्ट कभी भी कंपैरिजन में होता है। दो में से एक टर्म तुम छोड़ सकते हो, बहुत छोटा है, दोनों कैसे छोड़ दोगे,
दोनों नहीं छोड़ सकते ना, तो कंपैरिजन में कभी भी निग्लेक्ट होता है, तो हमने मिडिल टर्म छोड़ दिया क्योंकि बहुत छोटा था। तो बचा क्या? जल्दी बोलो। एम जी थीटा, हाँ, आगे एम स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस माइनस 2 m स्क्वायर जी ओमेगा स्क्वायर आर, और साथ में कॉस थीटा रेज टू, हाँ, ये आ गया एम जी थीटा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एम स्क्वायर जी स्क्वायर है, यहाँ पे एम स्क्वायर है, जी स्क्वायर में एडजस्ट कर लेता हूँ, हो गया एडजस्ट। अब ये एम स्क्वायर जी स्क्वायर दोनों में से क्या आएगा? कॉमन, और रूट से भी बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? एम जी, क्योंकि अंदर क्या था? एम स्क्वायर जी स्क्वायर था, रूट से बाहर निकले तो क्या होगा? एम जी। तो पहले टर्म में क्या बचेगा? वन, बराबर, माइनस क्या बचा? 2 r ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा बाय जी रेज टू हाफ। सही है, एम और एम कैंसल, करेक्ट। ये फिर भी डेरिवेशन मैंने सिंपल करके दिया है आपको, और टेक्स्ट बुक में तो कहाँ से क्या टर्म है समझेगा ही नहीं। अब उसके बाद ये जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर, अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो यू विल फाइंड कि ये राइट एंगल ट्राइंगल जैसे बन गया ना ये। व्हाट इज cos थीटा फ्रॉम दिस ट्राइंगल? व्हाट इज cos थीटा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट कौन है? हाइपोटेन्यूज कौन है? कैपिटल आर, राइट, ऐसा ही है। हाँ, तो बट cos थीटा is equal to small r by capital R. Therefore, small r equal to capital R cos theta. Therefore, ये क्या बचा था? G थीटा इक्वल टू क्या था? इक्वल टू क्या था? G। G क्या है? सरफेस पे वैल्यू, किसकी वैल्यू? एफिनिटी टू ग्रेविटी। 1 - 2, तो व्हाट इज R? व्हाट इज स्मॉल r? R cos थीटा, ये स्मॉल r है। उसके बाद कौन है? ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद कौन है? cos थीटा वापस से, अपॉन कौन है? जी रेस टू क्या है? तो ये आ जाएगा जी थीटा इक्वल टू जी 1 - 2 r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय जी रेस टू हाफ। राइट, पक्का। अब मैंने आपको एक बार बाइनोमियल एक्सपांशन थ्योरम का अप्रोक्सीमेशन बताया था, और हमने वो अभी 1 - 2h/r के लिए भी यूज किया था, नहीं किया था? वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट, नहीं भूल गए? कल ही तो बताया, जी एच इक्वल टू जी आर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। फिर हमने क्या किया था याद है? इसको लेके गए थे नीचे, याद आ रहा है क्या ऐसा? हाँ, फिर याद आ रहा है हमने क्या किया था? जी 1/1 प्लस एच बाय आर का स्क्वायर। फिर पता है क्या किया था? जी एच इक्वल टू जी 1 + h/r रेज टू -2। तो मैंने क्या बताया था कि अगर h/r की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो तो क्या करते हैं? इंडेक्स को डायरेक्टली क्या लिखते हैं? सेकेंड टर्म के साथ। ऐसा ही किया था ना? कंडीशन क्या था? ये जो सेकेंड टर्म में h/r है क्या होना चाहिए? 1 से बहुत छोटा। बहुत सही। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, अभी मैंने बताया था कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लगभग क्या रही है? 10⁻10 है। वो बहुत छोटी है कि नहीं है? तो मैं सेम रूल इधर भी अप्लाई कर सकता हूँ क्या? यस। ये हाफ को डायरेक्टली कहाँ मल्टीप्लाई करूंगा? सेकेंड टर्म के साथ। तो बाइनोमियल बाइनोमियल एक्सपांशन यूज करके हम लोग लिखेंगे जी थीटा इक्वल टू जी 1 - ये जो हाफ था, हाफ डायरेक्टली मल्टीप्लाई हाफ 2 r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय जी। 2 कैंसल हो गया। अब ये जी वापस मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो जी थीटा क्या आ गया? g × 1, दैट इज जी। जी और जी कैंसल, तो क्या आ गया? आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द वेरिएशन ऑफ जी विथ लैटिट्यूड। आ गया? तो ये है फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है? वेरिएशन ऑफ जी विथ लैटिट्यूड का, करेक्ट। अब इसमें दो स्पेशल केसेस बनते हैं। स्पेशल केसेस, स्पेशल केस नंबर 1, एट इक्वेटर,
एट इक्वेटर, तुम चाहो तो पोल से स्टार्ट कर लो, ठीक है, एट पोल्स, एट पोल्स, एट पोल्स, तो जी थीटा को मैं क्या बोलूंगा, जीपी, एट पोल्स, जी माइनस पोल्स पे थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 90, तो आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 90, व्हाट इज कॉस 90, अरे बाप रे जल्दी, जीरो, वेरी गुड, तो व्हाट इज जीपी, जी, वो तो कब से बोल रहे हैं हम लोग कि जी 9.8 अर्थ के पोल्स पे होता है, मतलब कब से बोल रहे हैं हम लोग, इक्वेटर पे नहीं होता, कहाँ होता है, पोल्स पे होता है। दूसरा स्पेशल केस, एट इक्वेटर, एट इक्वेटर व्हाट इज थीटा, जीरो, तो जी एट इक्वेटर क्या आएगा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर जीरो, व्हाट इज कॉस जीरो, वन, तो क्या आ जाएगा, जीई इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, लेकिन ये जी कौन था, जीपी था, बराबर, करेक्ट, राइट, तो हो गया, जीई इज जीपी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। एक क्वेश्चन आया था सीईटी में, जीपी माइनस जी मतलब डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल एंड एट इक्वेटर इज इक्वल टू डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स एंड इक्वेटर, मतलब जीपी माइनस जी क्या आएगा, आर ओमेगा स्क्वायर, बस उसका आंसर क्या था फिर, आर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर यहां तक, तो ये था वेरिएशन ऑफ जी विद लैटिट्यूड। अब हम कल ये वापस रिवाइज करेंगे और उसके बाद छोटा सा टॉपिक है फिर न्यूमेरिकल्स, दैट्स इट फॉर टुडे।